किसी बड़े परिवर्तन के संकेत बनते नजर आ रहे हैं दोस्तों। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मकर लगन के जातकों के बारे में। मकर लगन के जातकों के लिए इस महीने कुछ बड़ा परिवर्तन होने की संभावना है और अभी थोड़ी देर में इसका विस्तार से हम विश्लेषण भी करेंगे कि ऐसा क्यों मुझे लग रहा है। आपकी स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, इन सभी विषयों पर बारी बारी से विस्तार से चर्चा करेंगे नक्षत्र फल एवं दशा फल के साथ। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दोस्तों आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। और यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्री के संबंध में कोई भी निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, तो उसके लिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, गुजारिश है, कृपया डायरेक्ट कॉल करने से पहले व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए। यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मकर लगन के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जो राशिफल है ये लगन से आधारित है, तो इसे अपने लगन यानी मकर लगन से ही देखने का प्रयास करें। और इस राशिफल में आपको यदि अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है, सोने पे सुहागे वाली बात है, क्योंकि दशा अंतरदशा ही आपके सभी मकर लगन के जातकों के जीवन में परिवर्तन और भिन्नता लाती है। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले जानते हैं मकर लगन के लिए ग्रहचाल कैसी रहेगी। देखिए, इस महीने सबसे पहले तो राशि स्वामी शनि यानी लग्नेश शनि आपकी स्वराशि में है। हालांकि पिछले कई महीनों से हैं और अभी भी मकर लगन में ही रहेंगे, मकर राशि में ही रहेंगे, लगन भाव में। लेकिन शनि इस दौरान किन किन नक्षत्रों एवं उप नक्षत्रों से गुजरेंगे, उसका भी आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बृहस्पति जो हैं आपके शनि के साथ हैं, मकर राशि में है। बृहस्पति हालांकि नीच राशि में है। बुध 11 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे और 11 मार्च को बुध चले जाएंगे कुंभ राशि में। वहीं सूर्य एवं शुक्र भी कुंभ राशि में है। सूर्य 14 को एवं शुक्र 17 मार्च को मीन राशि यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल राहु का अंगारक योग जो है आपके पंचम भाव में बना हुआ है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और केतु जो हैं आपके इस समय लाभ स्थान में है, वृश्चिक राशि में है। तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे इन सभी ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नक्षत्रों का नक्षत्र अनुसार क्या नक्षत्र फल होगा और आपकी दशा। तो सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं, जिसके लिए हमेशा लग्नेश को प्रधानता यानी मुख्यता दी जाती है। तो लग्नेश आपके शनि है, लगन भाव के स्वामी हैं और आपकी सेहत व स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। दोस्तों, शनि आपके मकर राशि में है, स्वराशि में है। हालांकि कहने को तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी राशि में प्रत्येक ग्रह शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि शनि किस नक्षत्र में है और किस उप नक्षत्र में है। तो शनि इस समय भी चंद्रमा के ही नक्षत्र में विराजमान है, ये अच्छी बात है। चंद्रमा के नक्षत्र में शनि आपको क्या क्या फल प्रदान कर सकते हैं, पहले उसके बारे में, फिर हम उप नक्षत्रों पर जाएंगे। तो चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर सी बात है आपके दांपत्य जीवन को सुखमय बनाते हैं, दांपत्य जीवन को और बढ़ाते हैं, आपके वैवाहिक सुख को पूर्ण करते हैं। यानी यदि आप विवाह के योग्य हैं तो आपका विवाह हो सकता है शनि की दशा अंतरदशा में। लेकिन इन प्रभाव में, इस फल में और भी ज्यादा सूक्ष्मता लाने के लिए हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और उप नक्षत्र की भी चर्चा करेंगे। उप नक्षत्र दोस्तों, प्रत्येक नक्षत्र का 9वां भाग
प्रत्येक नक्षत्र को आगे 9 उप विभागों में जब विभाजित कर दिया जाता है तो उसे उप नक्षत्र कहा जाता है। तो शनि 1 मार्च को होंगे बृहस्पति के उप नक्षत्र में। अब देखिए यहां पे बृहस्पति जो है आपके लगन भाव में चल रहे हैं, आपकी नीच राशि में है, और बृहस्पति आपके तृतीय एवं द्वादश भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो यहां पर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो बृहस्पति लगन भाव में है, नीच है, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति द्वादशेश होकर के और नीच राशि में बैठे हैं लगन भाव में। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना ही होगा। इसके अलावा आपकी भागदौड़ बनी रहेगी, क्योंकि तृतीय भाव भी जुड़ गया। तृतीय भाव जो है पराक्रम का है, तृतीय भाव जो है आपकी भागदौड़ को बढ़ा देता है। तृतीय भाव भाई बंधुओं से सुख एवं सहयोग की प्राप्ति करवाता है। तृतीय भाव जो है छोटी मोटी यात्राओं को भी करवाता है। वहीं दूसरी तरफ जो 12वां भाव है ये आपके दूरस्थ यात्राओं को, यानी विदेश यात्राओं को, अपने घर से दूर की यात्राओं को दर्शाता है। तो दूरस्थ यात्राओं के योग भी बने हुए हैं और छोटी मोटी यात्रा के योग भी बने हैं, बशर्ते कि आपके शहर में लॉकडाउन वाली स्थिति ना हो। और इसके अलावा तृतीय भाव जो है मीडिया, आईटी, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा है, ब्रोकरेज से जुड़ा है। लेकिन इनमें अभी आपको उतना फल शुभ प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति नीच है, कहीं ना कहीं मान सम्मान को हानि भी पहुंचाते हैं। अब यहां पे देखिए शनि जो है अपनी स्वराशि में होने के बावजूद भी, क्योंकि बृहस्पति के उप नक्षत्र में है और बृहस्पति क्योंकि नीच राशि में है, तो आप देखिए कैसे फल में परिवर्तन आ गया। वही शनि है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति के उप नक्षत्र में है तो फल में परिवर्तन क्या? मान सम्मान को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते हैं, स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते हैं। लेकिन विदेशों से आपके कार्य बनते रहेंगे, विदेशों से आपको व्यापार मिलता रहेगा, विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के योग भी बन सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि कोई बड़े परिवर्तन के संकेत हैं, क्योंकि जब भी 12वां भाव जुड़ता है तो कहीं ना कहीं ये आपको विस्थापित करवा देता है। विस्थापित यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करवा देता है। इसी को कहते हैं परिवर्तन। तो स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, शहर परिवर्तन भी हो सकता है, देश परिवर्तन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके आसपास कैसी स्थितियां हैं। इसके बाद बृहस्पति, माफ कीजिए शनि, हम शनि की बात कर रहे हैं। तो शनि 14 मार्च को चले जाएंगे अपने ही उप नक्षत्र में। अब यहां पे स्थितियां बेहतर होंगी। क्यों? पहले तो सबसे पहले आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, क्योंकि शनि अपने ही उप नक्षत्र में है, शनि लगन भाव के स्वामी है। तो लगन भाव लग्नेश जब अपने ही उप नक्षत्र में आ गया तो स्वास्थ्य लाभ करवाएगा, यानी कि जो सेहत अभी थोड़ी बहुत खराब थी वो आपकी वापस आएगी, वापस सेहत की वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अब क्योंकि शनि धनेश भी हैं, धन भाव के स्वामी भी हैं, तो शनि धनेश होकर के लगन भाव में आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए धन के नए मार्ग भी बनाएंगे। जो धन अभी नहीं आ रहा था, या बृहस्पति के उपनक्षत्र में जो निवेश बढ़ता जा रहा था, जो खर्चे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का भी था, तो निवेश और खर्च बढ़े हुए थे जब बृहस्पति के उपनक्षत्र में थे। लेकिन जैसे ही शनि अपने स्व उपनक्षत्र में आए तो अब जो निवेश था उसकी प्राप्ति आनी शुरू, जो पैसा लगाया था उसकी प्राप्ति मिलनी शुरू, धन लाभ मिलना शुरू। तो ये है शनि का फल, शनि की दशा अंतरदशा का फल, जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा वर्तमान में चल रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके तृतीयेश और द्वादशेश बृहस्पति की। बृहस्पति आपके तृतीय भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है और इस समय लगन भाव में बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति क्या फल देंगे? तो जिनको भी इस समय वर्तमान में बृहस्पति की ही दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। देखिए बृहस्पति आपके लगन भाव में है, नीच राशि में है, मान ली बात। लेकिन बृहस्पति क्या वाकई नीच फल देंगे? पहले तो हम ये चेक करेंगे बृहस्पति किसके नक्षत्र में है। बृहस्पति भी चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब बृहस्पति भी पहले तो चंद्र का फल देंगे, सप्तम भाव का फल देंगे, यानी कारोबार की वृद्धि करेंगे, यानी आपके दांपत्य जीवन की वृद्धि करेंगे, दांपत्य सुख की वृद्धि करेंगे। विवाह नहीं हो रहा तो विवाह के योग बनाएंगे।
और आपकी ऑपोजिशन भी सरगर्म रहेगी आपके खिलाफ। लेकिन ये तो है नक्षत्र का फल। इसको और सूक्ष्म करते हैं कि बृहस्पति और सूक्ष्मता से क्या फल दे सकते हैं। तो बृहस्पति के उप नक्षत्रों को चेक करेंगे कि बृहस्पति कौन सी तारीख को किन किन उप नक्षत्रों से गुजरेंगे और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा भी ध्यान रखिएगा कि यह फल उनके लिए है जिनको वर्तमान में बृहस्पति की दशा अंतरदशा। तो 1 मार्च को बृहस्पति होंगे सूर्य के ही उप नक्षत्र में। अष्टमेश होकर के सूर्य धन भाव में गए हैं। ये क्या करेंगे? अष्टमेश का धन भाव में जाना रुके हुए धन की प्राप्ति करवाता है, फंसी हुई पेमेंट को दिलवाता है, मृत धन दिलवाता है, जो मरा हुआ पैसा है उसको दिलवाता है, अचानक धन लाभ करवाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन क्योंकि अष्टमेश है, कुटुंब भाव में है, तो कहीं ना कहीं कुटुंब में थोड़ी बहुत तनाव भी दे सकते हैं। सरकारी कार्यों में सफलता दिलाता है। इसके बाद 5 मार्च को बृहस्पति चले जाएंगे मंगल के ही उपनक्षत्र में। मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हैं, राहु के साथ अंगारक योग बना करके बैठे हैं। और मंगल भूलना नहीं चाहिए, चतुर्थेश होकर के पंचम भाव में आए हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी बनी रहेगी, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, या वैसे ही कोई ना कोई तनाव बना रहेगा संतान की तरफ से। तो संतान के लिए आपको ध्यान रखना होगा, जरूरी सचेत रहना होगा। यदि आप गर्भवती हैं तो यह समय आपको बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग जो है आपके पंचम भाव में चल रहा है। तो यह संतान के लिए अनुकूल नहीं है। आपको बहुत ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का। जच्चा और बच्चा दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की। तो मंगल के नक्षत्र में उप नक्षत्र में है। मंगल चतुर्थेश भी हैं और लाभेश भी हैं। 4 और 11 का ये कॉम्बिनेशन जमीन जायदाद से लाभ करवाता है, शिक्षा से लाभ करवाता है, वाहन सुख की प्राप्ति करवाता है, मित्रों से मेल मिलाप बढ़वाता है और साथ ही साथ कारोबार में भी लाभ करवाता है, खास करके शेयर मार्केट में। लेकिन संतान के लिए सतर्क रहे। इसके बाद बृहस्पति चले जाएंगे 8 मार्च को राहु के ही उपनक्षत्र में। तो राहु भी कोई खास नहीं, राहु भी आपके मंगल के साथ ही बैठे हैं, अंगारक योग बनाए बैठे हैं। हालांकि राहु शुक्र की राशि में भी हैं। मंगल के साथ होने से जहां संतान को दिक्कतें पैदा करते हैं, वहीं शुक्र की राशि में होने से शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ भी करवाते हैं। कुटुंब में किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। कारोबार की वृद्धि भी कराते हैं, क्योंकि शुक्र जो है दशमेश भी हैं और दशमेश होकर के गए हैं धन भाव में। तो कारोबार की वृद्धि, कारोबार से उचित धन लाभ भी होगा। इसके बाद बृहस्पति चले जाएंगे 18 मार्च को जुपिटर के ही, यानी बृहस्पति अपने ही स्व उप नक्षत्र में होंगे। यहां पर बृहस्पति लगन में है, तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी है। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, कोशिशों कार्यों में सफलता लेकिन विलंब से। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। विदेशों से धन लाभ होगा, या विदेशों से व्यापार बढ़ेगा, या विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा या दूर की यात्रा या स्थान परिवर्तन, ये सब संभव है। इसके बाद 26 मार्च को बृहस्पति चले जाएंगे शनि के ही उपनक्षत्र में। शनि आपके लगन भाव में है, धनेश होकर के बैठे हैं, तो आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। तो ये था फल जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है। अब हम बुध की भी बात कर लें, क्योंकि बुध भी आपके लगन भाव में बैठे हैं और बुध जो है आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं। नौकरी और भाग्य दोनों का संबंध बुध से है। तो नौकरी और भाग्य कैसा रहेगा, इस पर भी चर्चा कर लें। तो बुध जो है आपके मकर राशि लगन भाव में रहेंगे 11 मार्च तक। उसके बाद 11 मार्च को चले जाएंगे कुंभ राशि धन भाव में। बुध क्या फल देंगे? बुध के लिए भी हम नक्षत्रों को देखेंगे कि बुध किन किन नक्षत्रों से गुजरने वाले हैं। तो जिनको भी इस समय बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल आपके लिए। 1 मार्च को बुध श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में है। कारोबार की वृद्धि करते हैं, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं, दांपत्य सुख की वृद्धि करते हैं, और विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको
आपके ऑपोजिट पार्टी जो है वो परेशानी भी दे सकती है। कोई ना कोई कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन आदि में भी आपको फंसा सकते हैं। 5 मार्च को बुध चले जाएंगे धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में। मंगल राहु पंचम स्थान में अंगारक योग बनाए बैठे हैं। संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, लेकिन शिक्षा में, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। शेयर मार्केट से लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक चलेगी। जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, कारोबार से लाभ होगा। इसके बाद 16 मार्च को बुध चले जाएंगे शतभिषा यानी राहु के ही नक्षत्र में। अब राहु भी पंचम स्थान में है, तो संतान के लिए राहु भी कुछ खास शुभ फल नहीं देने वाले, लेकिन क्योंकि राहु शुक्र की राशि, शुक्र के नक्षत्र में है, राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र धन भाव में है दशमेश होकर के, तो कारोबार की वृद्धि, कारोबार से उत्तम धन लाभ, शेयर मार्केट से धन लाभ करवाते हैं। इसके बाद 25 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यानी कि गुरु के नक्षत्र में। अब यहां पे भागदौड़ भी बढ़ेगी, यहां पर आपकी पराक्रम का फल जो है, आपके मेहनत का फल जो है थोड़ा सा विलंब से मिलेगा। स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं। तो बुध की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार से फल देने वाली है। अब हम बात करेंगे आपके पंचमेश और दशमेश शुक्र की, कि शुक्र आपके धन भाव में चल रहे हैं, पंचमेश हैं, दशमेश हैं, यानी कि संतान के लिए, हालांकि संतान के लिए अन्य ग्रह भी प्रभावित करेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि केवल पंचमेश ही संतान पर प्रभाव डालेंगे। संतान के लिए हर वो ग्रह प्रभावित करेगा जो भी पंचमेश या पंचम भाव से संबंध रख रहा होगा, लेकिन शुक्र जरा ज्यादा प्रभावित करेंगे। और शुक्र दशमेश भी है, तो आपके कर्म भाव यानी कारोबार को भी प्रभावित करते हैं। शुक्र धन भाव में है, जाहिर सी बात है शुक्र किसी ना किसी नक्षत्र से गुजर रहे हैं, तो इस समय शुक्र जो है शतभिषा यानी कि राहु के नक्षत्र से गुजर रहे हैं। राहु पंचम भाव में अंगारक योग में है, तो जाहिर है संतान पक्ष की तरफ से चिंता तो अवश्य रहेगी, तनाव तो अवश्य रहेगा। और एक बात मकर लगन वालों के लिए, नौकरी में भी परिवर्तन के योग बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव छठे से 12वां पड़ता है, तो नौकरी में भी परिवर्तन। और ये जिनको भी बृहस्पति और बुध की दशा अंतरदशा, उनके लिए भी बता रहा हूं, मात्र शुक्र की नहीं, बृहस्पति बुध की दशा अंतरदशा वालों के लिए भी बता रहा हूं। नौकरी में भी इसीलिए मैंने कहा था कि परिवर्तन की संभावना बनती नजर आ रही है। तो स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। तो शुक्र जो है शतभिषा राहु के नक्षत्र में है, तो सबसे पहले तो संतान की तरफ से चिंता परेशानी जरूर हो सकती है, और साथ ही साथ नौकरी में भी परिवर्तन के योग बन सकते हैं, नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे। लेकिन शुक्र राहु जो है शुक्र की ही राशि में है और मंगल के साथ है, मंगल चतुर्थेश है, और जाहिर सी बात है तो जमीन जायदाद, वाहन सुख की प्राप्ति करवाते हैं। जमीन जायदाद से लाभ होगा, नए भूमि, नए भवन का सुख मिल सकता है, कारोबार में वृद्धि होगी, उत्तम आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके बाद शुक्र चले जाएंगे 9 मार्च को पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में। व्यर्थ की भागदौड़ बनेगी, यहां पर फिर एक बार स्थान परिवर्तन के योग, दूरस्थ यात्रा के योग, पराक्रम में अभी सफलता विलंब से मिलेगी, यानी कोशिशों में अभी सफलता विलंब से मिलेगी। स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर 19 मार्च को शुक्र चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के ही नक्षत्र में। अब शनि जो है धनेश होकर के आपके लगन भाव में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य पहले तो सबसे पहले स्वास्थ्य लाभ होगा, फिर उसके बाद आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आर्थिक रूप से आपकी वृद्धि होगी, कुटुंब में जो परिवार में जो तनाव था वो दूर होगा। कुटुंब की वृद्धि यानी कुटुंब में तनाव को दूर करते हैं और सुखद माहौल पैदा करते हैं। तो शुक्र आपको इस प्रकार से डेट बाय डेट फल प्रदान करेंगे। अब हम बात करेंगे आपके सूर्य की। अब सूर्य अष्टमेश होकर के धन भाव में गए हैं, तो जिनको भी इस समय वर्तमान में सूर्य की दशा अंतरदशा है, ये फल आपके लिए। सूर्य और शुक्र लगभग एक समान फल देने वाले हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि दोनों के फल देने की नेचर में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। जहां सूर्य राज दरबार से संबंध रखते हैं, वहीं शुक्र स्त्री सौंदर्य से संबंध रखते हैं। तो सूर्य भी 1 मार्च को होंगे शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में, और यहां पर सूर्य क्योंकि स्वयं राहु के नक्षत्र में है, राहु पंचम भाव में है, तो यहां भी संतान के लिए दिक्कतें, नौकरी के लिए दिक्कतें, नौकरी में परिवर्तन, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कारोबार से लाभ होगा, और साथ ही साथ
4 मार्च को ही सूर्य चले जाएंगे पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में, और गुरु भी आपके तृतीयेश और द्वादशेश होकर लगन में बैठे हैं, तो यहां पर स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि नीच होकर के बैठे हैं और द्वादशेश हैं। तो स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, आपके व्यय बढ़ेंगे, भागदौड़ बढ़ेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, विदेशों से व्यापार मिलेगा। इसके बाद सूर्य चले जाएंगे 17 को उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में। तो यहां पर एक बार फिर वही सब कि शनि भी आपके धनेश होकर के लगन भाव में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य लाभ करवाते हैं और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करते हैं, यानी आर्थिक सुदृढ़ता बनेगी, बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी। तो सूर्य भी आपको इस प्रकार से फल देने वाले हैं। अब हम बात करेंगे मंगल की और राहु की भी। मंगल आपको कैसा फल देंगे? मंगल राहु पहले तो पंचम भाव में बैठे हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि संतान के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं, लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा करते हैं। शेयर मार्केट में धन लाभ हो सकता है अचानक, लेकिन फिर भी रिस्क फैक्टर्स बने रहेंगे। अब मंगल की जिनको दशा अंतरदशा है उनको क्या फल मिलेंगे? मंगल आपके 1 मार्च को कृतिका नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में है, अष्टमेश होकर के सूर्य धन भाव में बैठे हैं। यहां पे मंगल की दशा अंतरदशा में रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है, मरा हुआ पैसा वापस आ सकता है, अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चे भी बराबर खड़े रहेंगे, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए सूर्य अष्टमेश भी है। खर्चे किसी भी रूप में हो सकते हैं, हो सकता है धन हानि, हो सकता है कारोबार में हानि, हो सकता है राजदंड हो जाए, हो सकता है कोई जुर्माना आदि लग जाए। तो पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी, क्योंकि 2 और 8 का कॉम्बिनेशन, जहां धन भाव आपको धन दिलाएगा वहीं अष्टम भाव थाली में छेद होगा। पैसा आएगा लेकिन उस थाली के छेद से निकल जाएगा। उसके बाद 11 मार्च को मंगल चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके सप्तमेश हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, परिवार में सुखद माहौल बनाते हैं। इसके अलावा पार्टनर के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। और साथ ही साथ विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग भी बन जाएंगे। तो मंगल आपको इस प्रकार से शुभाशुभ फल देने वाले हैं। अब हम राहु की बात कर लें कि राहु क्या प्रभाव देंगे। तो जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा है, ये फल आपके लिए दे रहा हूं। राहु आपके 1 तारीख यानी 1 मार्च को शुक्र के ही उप नक्षत्र में बैठे हैं। चूंकि शुक्र पंचमेश है, दशमेश है, धन भाव में बैठे हैं, तो जाहिर है कि आपके लिए अब राहु यहां पर सिर्फ एक संतान पक्ष को छोड़ करके बाकी अन्य मामलों में शुभ फल प्रदान करेंगे। दशमेश होकर के धन भाव में जाना, कारोबार की वृद्धि, नौकरी की वृद्धि, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, कार्यों में सफलता, आर्थिक स्थिति की वृद्धि यानी आर्थिक लाभ। लेकिन क्योंकि राहु स्वयं पंचम में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं संतान की तरफ से दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं। नौकरी में दिक्कतें परेशानी आ सकती है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद 25 मार्च को राहु चले जाएंगे केतु के ही नक्षत्र में। केतु मंगल की राशि में, लाभ स्थान में, और मंगल पंचम भाव में। तो स्थितियां यहां पर बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। केवल इतना होगा कि आर्थिक लाभ मिलता रहेगा, मित्रों से मेल मिलाप होता रहेगा, कार्यों में सफलता मिलती रहेगी, लेकिन पंचम स्थान अभी भी मंगल राहु से दूषित रहेगा। और चूंकि मंगल चतुर्थेश भी हैं, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ या इन सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं। तो राहु की दशा अंतरदशा इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। चंद्रमा की बात कर ली जाए, चंद्रमा सप्तमेश है। अब अगर तो चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में, जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है उनके बारे में बात कर रहा हूं, अगर तो चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थान में बैठे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए चंद्रमा आपके यदि द्वितीय भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, दशम भाव में बैठे हैं या 11वें स्थान में, तो निसंदेह चंद्रमा आपको कारोबार की वृद्धि करते हैं, धन लाभ अच्छा होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ स्थान में बैठे, खास करके अष्टम या 12वें स्थान में या 5वें स्थान में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है नौकरी व कारोबार में हानि, स्वास्थ्य की हानि, मान पद प्रतिष्ठा की हानि करवाते हैं।
तो चंद्रमा की स्थिति भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कैसे बैठे। अब हम केतु की बात कर लें, केतु क्या फल देने वाले हैं। तो केतु की दशा अंतरदशा आपको क्या फल प्रदान करेगी। 1 मार्च को केतु सूर्य के ही उपनक्षत्र में है, अष्टमेश सूर्य धन भाव में है। वही बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलने की संभावना, अचानक धन लाभ की संभावना, लेकिन खर्च भी बड़े रहेंगे। सरकारी कार्यों में भी कोई ना कोई बाधा या अवरोध पैदा होगा, मान हानि धन हानि भी जरूर होगी। इसके बाद 4 मार्च को ही केतु चले जाएंगे शुक्र के उपनक्षत्र में, और शुक्र जो हैं आपके पंचमेश हैं, दशमेश हैं और धन भाव में है। यहां पर शुक्र केवल वही बात जो राहु के लिए बताई थी कि संतान भाव को छोड़कर के बाकी अन्य मामलों में शुक्र जो है शुभ फल ही प्रदान करेंगे। कारोबार में वृद्धि करते हैं, बैंक बैलेंस की वृद्धि करते हैं, कुटुंब में केवल संतान पक्ष को छोड़ करके बाकी अन्य मामलों में कुटुंब में अच्छा तालमेल बना रहेगा, कुटुंब में सुखद माहौल बना रहेगा। तो इस प्रकार के मिले जुले फल जो है केतु की दशा अंतरदशा में आपको प्राप्त होंगे। अब हम बात करेंगे आपको जिनको भी इस समय संतान पक्ष की तरफ से चिंता या परेशानी है, उनके लिए क्या शुभ फल, कैसे शुभ फल प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि आपको शुभ फल ही प्राप्त हो। तो मैं आपको इसके लिए बहुत सरल उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय कोई भी कर सकता है। यदि आपके राहु आपकी जन्म पत्रिका में भी पंचम स्थान में है और इस समय भी पंचम स्थान में है और संतान पक्ष की तरफ से यदि आपको चिंता परेशानी बनी हुई है, तो यह उपाय कोई भी कर सकता है और बड़ा सरल सा उपाय है। एक चांदी का ठोस हाथी, कम से कम 50 ग्राम का, चांदी का ठोस हाथी कम से कम 50 ग्राम का आपको अपने घर में पूजा स्थान में रखना है। लेकिन इसको रखने के पीछे विशेष नियम यह है कि एक तो इस हाथी की सूंड जो है ऊपर हवा की तरफ हो, दूसरा इस हाथी की पीठ लाल होनी चाहिए, और तीसरा इस हाथी के पांव हर समय गंगा जल में डूबे रहने चाहिए। तो ये 3 विशेषताएं इस उपाय को करते समय, ये विशेष नियम आपको ध्यान में रखने हैं। और चांदी का हाथी आप चाहें तो कोरियर के द्वारा हमारे से भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं, तो चांदी का हाथी आपको कोरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो आपको ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।